में अब ब्लैक फंगस का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया में और पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत हुई है और गांधी मेडिकल हमीदिया कॉलेज में एक विशेष वार्ड बनाया गया है। ब्लैक फंगस मरीज का इलाज उस वार्ड में किया जा रहा है और कल 2 मरीजों की मौत इसी हॉस्पिटल में हुई है। इसके साथ ही 2 अन्य मरीजों की मौत अलग अलग हॉस्पिटल में हुई है। लगातार ब्लैक फंगस के जो संक्रमित मरीज हैं वो मिलते हुए मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। कल सरकार की तरफ से हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन की सप्लाई हुई थी, तकरीबन 80 इंजेक्शन की सप्लाई कल गांधी मेडिकल कॉलेज से हुई थी और आधे घंटे के अंदर ही ये इंजेक्शन मरीजों को लग गए थे और आधे घंटे में ये इंजेक्शन जो है समाप्त हो चुके थे। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर और विशेषज्ञों के अनुसार कोविड संक्रमित मरीज जब ठीक हो जाता है उसके 3 से 4 दिन बाद ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारी आपके शरीर में होती है और सबसे ज्यादा इफेक्ट ये आंखों में कर रही है। इसी हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 20 ऐसे मरीज हैं जिनका आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उनकी सर्जरी हुई है और उनकी एक आंख निकाल दी गई है। एक आंख की रोशनी जो है उनकी जा चुकी है। तो कह सकते हैं कि संक्रमण यहाँ पे काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि सरकार भी लगातार ब्लैक फंगस को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है और एक टास्क फोर्स का भी जो है गठन किया गया है। आज नरोत्तम मिश्रा भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से निपटने के लिए चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही अब ये आंकड़ा 500 के तकरीबन पहुंच चुका है और पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में पिछले 10 दिनों में 120 नए ब्लैक फंगस संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल में हमीदिया गांधी मेडिकल कॉलेज में 60 ऐसे बेड है जहां पे 50 बेडों में ब्लैक फंगस मरीज का इलाज फिलहाल में चल रहा है। हालांकि इस बीमारी को रोकने के लिए लगातार सरकार की तरफ से पहल की जा रही है और विशेषज्ञ और डॉक्टरों से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे हैं कि इस बीमारी से हम कैसे जल्द से जल्द निपटे। मैं अभी हरदा जिले के एक गांव में मौजूद हूं। हरदा जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं हरदा जिला प्रशासन के द्वारा जिन गांवों में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ उन गांवों को हॉट स्पॉट बनाया जाए। वहीं हरदा जिले में अभी तक जिन गाँवों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, साथ ही उन गाँवों को सील कर दिया गया है। साथ ही जिन गाँवों में 1 से 2 मरीज हैं उन गाँवों में बाहर के व्यक्तियों को आना जाना पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं हरदा जिला प्रशासन के द्वारा हरदा जिले के सभी गाँवों में जाकर और ग्राम पंचायत के सचिवों के द्वारा मैसेज दिया जाए कि सभी लोग अपने घर पर रहें और कोरोना से बचाव हेतु उपाय करें। जिला गौरला पेंडा मरवाही में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जो ग्रामीण जनता है, जो शहर की जनता है, वो काफ़ी परेशान है। महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, हर चीज़ का रेट आज डबल हो चुका है। इसी बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहर के कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि आखिर महंगाई कितनी बढ़ी है और आम जनता को लॉकडाउन से कितनी परेशानी है, क्या समस्या हो रही है, ये बताएंगे। लॉकडाउन हुआ है, किस तरह की समस्या है? लॉकडाउन बढ़ने से सबसे बड़ी समस्या तो जो महंगाई की है वो बेतहाशा बढ़ चुकी है। परिवहन सारे बंद हैं, माल आ नहीं पा रहा है और उसके अलावा जो जमाखोर लोग हैं उनके द्वारा ही कृत्रिम महंगाई जो है बढ़ाई जा रही है और हर चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं और लोगों को बहुत परेशानी है। लोगों को रोज़मर्रा के जो काम में उपयोग आने वाली सामग्री है उनको महंगे दामों में खरीद के और अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है
और लॉकडाउन में प्रशासन की भी इसमें थोड़ी सी चूक है। लॉकडाउन को आंशिक रूप से इसको जो खोलना चाहिए था, तो इतना जो महंगाई बढ़ा हुआ है वो नहीं बढ़ता। हमारे साथ किराना व्यवसायी भी है, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की दिक्कत है और किस तरह के सामानों का रेट बढ़ा है। आखिर इस तरह के रेट बढ़ने का मजबूरी क्या है, क्या कारण है कि इस तरह के सामानों का रेट बढ़ा हुआ है? सामानों में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, वैसे कुछ ही चीज़ों में है जिनकी आवक बाहर से हो रही है और भाड़ों की वृद्धि के कारण ही सामानों में कुछ चीज़ों में तेजी आई है। पहले दुकानों में बहुत ग्राहक आते थे, ग्रामीण क्षेत्रों के आते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते किस तरह की समस्या, कितनी ग्राहक है? समस्याएं तो उनको आने जाने की समस्याएं बहुत हो रही हैं। किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या होता है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है, क्या है, किस तरह से? उसमें बहुत परेशानी हो रही है, दुकान खोलने की इजाज़त है नहीं, उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये हमारे साथ व्यवसायी थे जो बता रहे थे कि काफ़ी दिक्कत है, ग्रामीण लोगों को काफ़ी दिक्कत है जो दूर दूर से सामान लेने आते थे, लेकिन इस समय बहुत समस्या है। लॉकडाउन के चलते लोग सामान लेने पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग उनसे बात करते हैं कि आखिर लॉकडाउन से किस तरह की समस्या है और महंगाई कितनी बढ़ी है। अरे लॉकडाउन में लोग परेशान हैं और महंगाई तो जो बढ़ी है, धंधा भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, लोग आ जा नहीं रहे हैं, है ना, आना जाना बंद है लोगों का। ये महंगाई लोगों की कमर तोड़ दी। 2 साल से महंगाई को झेल रहा है आदमी और कोरोना को, है ना, कितने भी वैक्सीन लगवाओ, कुछ भी लगवाओ, किसी भी चीज़ से कोरोना जा नहीं रहा। भले वो कारगर बोलते हैं, मगर मैं कल टीवी में देखा, टीवी में एक पट्टी दे रहा था कि 2 वैक्सीन लगने के बाद भी लोग क्यों मर रहे हैं। फिर उस पट्टी को हटा दिए। मीडिया में शिकायत हुई होगी कि वो पट्टी हट गई, दोबारा फिर वो पट्टी नहीं आई। तो 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी पब्लिक मर रही है, उसका क्या कारण? तो ये थे हमारे साथ आम पब्लिक के व्यवसायी जो बता रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से महंगाई बढ़ी है, आम जनता काफ़ी परेशान है। प्रशासन सिर्फ रियायत की उम्मीद है कि प्रशासन किसी तरह से रियायत दे जिससे आम जनता की जान बच सके। ग्वालियर में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ग्वालियर में निर्णय लिया था, जिसके बाद ग्वालियर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और लगातार जिस तरह से ग्वालियर के जो मुख्य जो मार्ग हैं वहाँ पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। जिस तरह से ग्वालियर पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कई ऑटो टेम्पो वाले ऐसे हैं जो सवारी वाहन अपनी द्वारा चलाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पुलिस फिर से एक्टिव हो गई और ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर अभी हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर ऑटो टेम्पो वालों को लगातार रोका जा रहा है। अगर कोई इमरजेंसी वाहन है, अगर किसी को इमरजेंसी अस्पताल जाना है या किसी अन्य आवश्यक काम के लिए जाना, तो उन्हें केवल जाने दिया जा रहा है। अगर किसी गाड़ी में भी 2 से ज़्यादा सवारी देखी जाती है तो पुलिस यहाँ पर उनको रोक रही है और चालानी कार्रवाई साथ में कर रही है। जिस तरह से ग्वालियर के फूलबाग चौराहे का माहौल है, मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़ों में पिछले 1 सप्ताह से गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है और उसके बावजूद भी लगातार बढ़ा दिया गया है कोरोना का कर्फ्यू। अगर और ऑटो टेम्पो आते हैं तो उनको रोका जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई इमरजेंसी के लिए, अस्पताल इमरजेंसी के लिए जाता है तो उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। भाई साहब, सर किस तरह से आज टेम्पो को रोका जा रहा है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है इन पर? कार्रवाई थाने से कार्रवाई मिल गई, नहीं ऑटो टेम्पो नहीं चलेगी। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है जो डॉक्यूमेंट दिखाता है तो उनको किस तरह से जाने का रखा है? पूछताछ करके उनका कागज वगैरह लेके छोड़ देते हैं। जो दवाई का जो पर्ची है उसको दे के छोड़ देते हैं। तो जो मेडिकल इमरजेंसी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और लगातार जिस तरह से ऑटो टेम्पो रोके हैं लोग हैं, पुलिसकर्मियों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करते हैं आप बताइए? लड़की लेने जा रहा हूँ सर जी मैं, और क्या है, मैं जाता हूँ सुबह छोड़ने और शाम को ले आता हूँ। मास्क लगाइए आप पहले। सर जी हाँ, थैंक यू। कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस की सख्ती है, उसके बावजूद भी आप तो क्या परमिशन थोड़ा लेना पड़ेगा। बैंक की लड़की लेने जाता हूँ मैं, और कहीं नहीं जाता मैं, सिर्फ जाता हूँ और छोड़ के आता हूँ। ओवरसी बैंक का ये पर्चा चिपका हुआ। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी है, चाहे बैंक को लेकर बात करें, मेडिकल इमरजेंसी को बात करें, अगर पुलिसकर्मियों को लगता है कि कोई अनावश्यक रूप से घूम रहा है तो उस पर सख्ती के साथ चालानी कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रदेश सहित छिंदवाड़ा में भी कोरोना कर्फ्यू जो है वो जारी है। छिंदवाड़ा में पिछले 50 दिनों से बाज़ार बंद हैं। आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही घर से निकलने की और अपने काम पे जाने की अनुमति है। सरकारी दफ्तरों में ज़रूर कुछ भीड़ देखने को मिलती है क्योंकि 20 से 30% लोगों को जो है वो सरकारी दफ्तरों में जाकर अपना कामकाज करने की जो है वो इजाज़त मिली हुई है। इसी बीच जो है वो कोरोना का ग्राफ छिंदवाड़ा में कुछ कम होता नज़र आ रहा है। हम पिछले दिन की बात करें तो 26 पॉजिटिव मामले जो हैं
वो छिंदवाड़ा में सामने आए हैं। ये छिंदवाड़ा का कलेक्ट्रेट है। यहाँ पर अभी लगातार जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और तमाम चीज़ों पर जो है वो मंथन चल रहा है। बैठकें जो हैं वो लगातार हो रही हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में छिंदवाड़ा के अंदर कोरोना ने बुरी तरह पैर पसार लिए हैं। किल कोरोना टीम जिनको डिटेक्ट कर पा रही है वही लोगों का इलाज हो पा रहा है, वरना कई लोग ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। शहर के अंदर मौत का आंकड़ा काफ़ी कम हुआ है। वहीं हम अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए जो है वो 18 से ऊपर वाले जो युवा हैं उनका वैक्सीनेशन छिंदवाड़ा में चल रहा है। स्लॉट को लेकर थोड़ी परेशानियां ज़रूर लोगों के अंदर आ रही हैं, क्योंकि बुकिंग नहीं होती। स्लॉट जो है वो जिस दिन वैक्सीनेशन लगना होता है उसके एक दिन पहले 9 बजे से 11 बजे के लिए खुलता है, और उस दौरान जो है वो साइट के अंदर इतनी ज़्यादा रश हो जाता है कि लोगों को स्लॉट की बुकिंग नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर युवा जो है वो खासे परेशान है। इसके लिए शासन को चाहिए कि कुछ अच्छी व्यवस्था बनाए, वैक्सीनेशन की जो उपलब्धता है वो और बढ़ाई जाए, ताकि लोगों को वैक्सीनेशन आसानी से और जल्दी जो है वो मिल सके। वहीं अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें तो छिंदवाड़ा के अंदर एक संदिग्ध मरीज़ के सामने आने की बात हुई थी, लेकिन अब तक उस मरीज़ की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उसको ब्लैक फंगस की बीमारी है या नहीं। इस बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि महंगाई ने आसमान छू लिया है। महंगाई जो पेट्रोल जो है वो 100 रुपये के पार हो गया, और डीजल की हम बात करें तो वो 90 रुपये के पार हो गया है। और सबसे आवश्यक चीज़ जो कोरोना मरीजों के काम आ रही हैं, दवाइयाँ, चाहे हम रेमडेसिविर की बात करें या फेविफ्लू की बात करें, तो फेविफ्लू छिंदवाड़ा में उपलब्ध है, लेकिन रेमडेसिविर की कालाबाजारी छिंदवाड़ा में 3 बार पकड़ा चुकी है, जिस पर जो है छिंदवाड़ा प्रशासन ने पुलिस द्वारा जो रासुका लगाई गई थी उस पर कलेक्टर ने मोहर लगा दी है, और 4 आरोपियों के ऊपर रासुका के तहत गिरफ्तारी की गई है। वहीं जो है अब ये देखने वाली बात है कि छिंदवाड़ा में जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये कोरोना की जो स्पीड है वो स्थिर रहती है या बढ़ती है, ये सब देखने वाली बात होगी। कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर जनप्रतिनिधि इस बात की अपील कर रहा है कि हर हाल में लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगवाना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ही आपको जीवन की सुरक्षा दे पाएगी, ये तय माना जा रहा है। जहां तक मैं बात करूं तो हम अभी मुरैना के को वैक्सीन सेंटर पर हैं, जहां वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन को लगवा लिया गया है। लगातार सुबह 9 बजे से ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो जाता है और देर शाम तक ये वैक्सीन लगाई जाती है। लोगों को जिनका नंबर होता है, जिनको स्लॉट बुक किया जाता है, उन लोगों को यहाँ बुलाया जाता है और उनको वैक्सीन लगाई जाती है। अभी मैं आपको बता दूं कि मुरैना में 4,74,000 जो कि 44 साल से ऊपर के लोग थे उनको वैक्सीन लगना थी, और जबकि 9,78,000 लोगों को जो 18 से 44 तक के हैं उनको वैक्सीन लगना है। अब 18 से 44 तक की जो बात करूं तो अभी 4400 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है मुरैना में, और तेजी से वैक्सीन लगाने का और स्लॉट बुक करने का काम किया जा रहा है। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, हम उनसे बात करें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं संजय इंडोपिया। आपने वैक्सीन लगवाई है? जी भैया, ये दूसरा डोज है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ कि इस आज की महामारी को देखते हुए जिस तरह प्रकोप फैल रहा है उससे मैंने लगवा के आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं कहा ना कि इनका दूसरा डोज लगा है और दूसरे डोज के बाद ये बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कोरोना से जो बचना है तो वो वैक्सीन ही उनको बचा पाएगी। हमारे एक और साथी हैं जो उनका वैक्सीन लगाने के बाद में बैठे हुए हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कौन सा डोज है इनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मेरा ये फर्स्ट डोज है। मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है वैक्सीन लगवाने से, और वैक्सीन सुरक्षा कवच है कोरोना के लिए। आपने और भी लोगों को बोला है कि वैक्सीन लगवाइए? हाँ, मैंने कई लोगों को प्रोत्साहित भी किया है कि वैक्सीन से ही कोरोना को अपन भगा सकते हैं। यानी इनका कहना है कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो ही कोरोना चला जाएगा और उससे लोगों की जान बच पाएगी। हमारे साथ मुरैना जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय गोयल हैं। हम इनसे ये पूछेंगे कि अभी तक की वर्तमान स्थिति क्या है और कैसे हम लोग अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जी, अभी कितने लोगों को वैक्सीन? अभी तक हम लोगों ने 1,70,000 डोज लगा दी है वैक्सीन की, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों। और इसमें जो अपना जिले का टारगेट है जो 18 प्लस से 44 के बीच का है वो 9,78,000 का है, और 45 प्लस का टारगेट है वो 4,74,000 है। लेकिन नई जो 18 प्लस वाले वो तो अच्छी मूव आ रही है। लेकिन मेरा सभी से अनुरोध यही है कि जिनका पहला डोज लग गया है, जैसे कोवैक्सीन का लगा है तो 28 दिन बाद दूसरा डोज जरूर लगवा लें। कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लगा है तो उसके 82 दिन बाद दूसरा डोज जरूर लगवा लें। यानी डॉक्टर साहब का कहना है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं।
जिले के लिए राहत की बात है। जबलपुर में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 7% के करीब आ गया है और बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 324 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जिस तरीके से उम्मीद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कर रहा था, लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है वो नीचे आ रहा है। एक समय था जब 25 से 30% जो है वो पॉजिटिविटी रेट था और कहीं ना कहीं शहर में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी हुई थी। हालांकि अभी भी संक्रमण के ज़्यादातर मामले सामने आ रहे हैं, बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट जब सैंपल ज़्यादा हैं और संक्रमण के मामले कम हैं तो लगातार जो शहर में सैंपलिंग है वो बढ़ाई गई है। अगर बात की जाए जिले में अब तक जो है 48,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, लेकिन दूसरी अच्छी बात यह है कि 91% जो लोग हैं वो रिकवर होकर अपने घरों को जा चुके हैं। जिले का रिकवरी रेट जो है वो 91% है, ये अच्छी बात है। सबसे अच्छा जो डॉक्टरों को उम्मीद थी, जिस तरीके से संक्रमण की सेकेंड वेव में लगातार संक्रमण के बड़े मामले सामने आए थे, अब कहीं ना कहीं जो संक्रमण की रफ्तार है वो कम हुई है। अब सबसे बड़ी चिंता डॉक्टरों को एक और है, स्वास्थ्य विभाग को एक और है। जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मरीज जबलपुर में सामने आ रहे हैं, 30 से ज़्यादा मरीज जो है वो लोग ब्लैक फंगस मरीज बीमारी के सामने आ चुके हैं। जो मेडिकल वार्ड है, मेडिकल में एक अलग से वार्ड बनाया गया है और 30 से ज़्यादा मरीज जो है वो अभी उस वार्ड में भर्ती हैं। 4 मरीजों की सर्जरी की जा चुकी है और डॉक्टरों की सलाह है कि सही समय पे अगर इलाज ब्लैक फंगस बीमारी के रोगी की पहचान हो जाए और सही समय पर उसका इलाज हो जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती। तो कहीं ना कहीं एक कोरोना की दहशत थी, उसके बाद अब ब्लैक फंगस ने जो है वो चिंता स्वास्थ्य विभाग की बढ़ा दी है। तो जिले में लगातार जो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज उज्जैन का महत्वपूर्ण दौरा रहा। दरअसल वे यहां कोरोना समीक्षा बैठक लेने आए थे। उनके दौरों में एक आंशिक परिवर्तन हुआ। इसके पहले वे रतलाम जाने वाले थे, परंतु रतलाम में मौसम खराब होने की वजह से वे सीधे उज्जैन आए। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार उज्जैन उन्हें 2 बजे आना था, परंतु आंशिक रूप से जो दौरा परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से वे 12:30 पर उज्जैन पहुंच गए। यहाँ पर सबसे पहले वे उज्जैन के नागजिरी हेलीपैड पर पहुंचे। यहाँ से सीधे वे सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस के बाद वे बृहस्पति भवन पहुंचे। जब मुख्यमंत्री का काफिला बृहस्पति भवन पहुंचा तो निश्चित तौर पर यहां पर मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन व बहादुर सिंह यहां पर मौजूद थे। उन्होंने यहां पर उनकी अगुवाई करी। महत्वपूर्ण यहां पर बैठक यह रही कि पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री ने कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कोरोना को लेकर संतुष्टि भी जताई कि कोरोना की जो दर है वो लगातार कम हो रही है, परंतु उन्होंने चिंता जाहिर की फंगस पर, क्योंकि जो फंगस है ब्लैक फंगस वो लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। हम उज्जैन की बात करें तो केवल उज्जैन में लगभग 60 मरीज ब्लैक फंगस के हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मरीज हैं ये पूरे संभाग भर के हैं। इसके साथ राजगढ़ के भी मरीज यहाँ पर उज्जैन के चिकित्सालय में भर्ती है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना किल अभियान तो पूरे प्रदेश में जारी रहेगा और वह पंचायत स्तर पर जारी रहेगा। पंचायत स्तर पर यहाँ पर प्रत्येक पंचायतों में एक समिति बनाई जाएगी। इसके साथ ही जिस प्रकार शहरों में कोरोना किल अभियान चलाया जा रहा है, आशा उषा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का अमला जिस प्रकार से शहर में कोरोना मरीज को घर घर जाकर चयन कर रहा है और आरंभिक लक्षण के दौरान ही उन्हें इलाज दिया जा रहा है, उसी प्रकार गाँव में भी यहाँ पर अब टीमें घर घर जाएगी और ग्रामीणों से चर्चा करेगी, जिसे कुछ भी प्रकार का लक्षण होता है तो उन्हें तत्काल इलाज दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन लोगों के लिए राहत भरी एक योजना निकाली है, जिसके तहत जिन भी लोगों के परिजन जो कोरोना संक्रमण के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए 5,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की बात कही थी। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से साफ तौर पर कहा गया है कि वे लिस्ट तैयार करें, उन लोगों के नाम की लिस्ट बनाएं जिनके घर पर जिनके परिजन हैं, जिनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो वहीं जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने इस प्रकार की एक लिस्ट तैयार भी की है, जो कि आंगनवाड़ी का जो विभाग है या जो बाल विकास विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर लिस्ट चयनित की जा रही है। घर घर जाकर पूरी डिटेल ली जा रही है। तो यह लिस्ट भी मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। चूंकि मुख्यमंत्री की यह संभागीय बैठक थी, इसलिए कई इसके मायने थे। जिस प्रकार से ताउते तूफान ने गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही मचाई है, जिसका असर व्यापक तौर पर देखा गया है, तो कई राज्यों को भी ताउते तूफान से अलर्ट रहने के लिए बोला गया था। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां कई जिलों में ताउते तूफान का असर देखा गया है।
हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के पन्ना जिले की, जहां पिछले 24 घंटों से जोरदार चमक, बिजली, गरज, तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन कहीं से भी ऐसी कोई खबरें जनहानि की अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि ताउती तूफान की वजह से कोई नुकसान हुआ हो। जिले के अन्य हिस्सों से जो खबरें प्राप्त हुई हैं वो कुछ चरवाहों को जरूर चोटें बिजली गिरने से हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई है। तूफान का असर गुजरात, मुंबई, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है और इस समय आप देख सकते हैं कि काफी तेज हवाएं चल रही हैं। ये पानी की लहरें आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये पानी की लहरें चल रही हैं, क्योंकि ताउते तूफान का असर मध्य प्रदेश में पिछले 2 से 3 दिनों में देखा जा रहा है। कल मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान थे, जिसकी वजह से बिजली के जो तार हैं वो टूटे थे। कई जगह पेड़ गिरने की भी शिकायतें आई थी और कई जिलों में जो है कल काफी देर तक बिजली बंद रही है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि दिन के वक्त आप देख सकते हैं कि काफी तेज हवा राजधानी भोपाल में चलती नजर आ रही है। इसके साथ ही कई ऐसे जिले हैं जो ताउते तूफान की चपेट में आए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अन्य राज्यों में करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी इस तूफान का इतना असर नहीं देखा जा रहा है, इतना किसी प्रकार की कोई हानि जो है इस तूफान से नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे अलर्ट रहने की बात कही है और लोगों से यही अपील की है कि वो अपने घरों में रहें। आप देख सकते हैं कि दिन के समय में कितनी तेज हवा है और इस समय हम भोपाल के वीआईपी रोड में हैं। काफी तेज पानी की लहरें चल रही हैं, हवा चल रही है, मौसम काफी सुहाना हो चुका है। हालांकि कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है, इसलिए लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं और इस सुहाने मौसम का आनंद नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के लिए के दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि समुद्र का नजारा भी इसी प्रकार से देखा जा रहा है। जब ये तूफान महाराष्ट्र में देखा गया था तो काफी ऊंची लहरें समुद्र में देखी जा रही थी और राजधानी भोपाल के ये बड़े तालाब की तस्वीर है। यहाँ पे भी काफी लहरें जो है हवा के चलते देखी जा सकती है। तो साफ तौर पे मध्य प्रदेश में अभी 1 से 2 दिन और ताउते तूफान का असर देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई हानि और नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अन्य स्टेट राज्यों में इसका काफी असर देखने को मिला है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इसका ज्यादा असर नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है।